कई वर्ष पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रगुप्त का शासन था। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, प्रजा सुखी थी और चारों ओर राजा की न्यायप्रियता की चर्चा होती थी। लेकिन कहते हैं ना, राजमहलों के भीतर जितनी चमक होती है, उतने ही गहरे रहस्य भी छिपे होते हैं। राजा चंद्रगुप्त का इकलौता पुत्र था महेंद्रगुप्त। रूप, विद्या और शौर्य में वो किसी राजकुमार से कम नहीं था। प्रजा उसे भावी राजा के रूप में देखती थी, लेकिन राज दरबार की राजनीति और कुछ गलत सलाहों ने ऐसा विष घोल दिया कि एक दिन वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरबार में राजकुमार पर एक गंभीर दोष का आरोप लगाया गया। दोष सच था या झूठ, ये समय ही बता सकता था, लेकिन राजा का क्रोध विवेक पर भारी पड़ गया। बिना पूरी सच्चाई जाने राजा ने कठोर निर्णय सुना दिया। महेंद्रगुप्त, आज से तुम इस राज्य के अधिकारी नहीं रहे। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। वो दिन महल में शोक का दिन था। रानियां रोती रहीं, सेवक सिर झुकाए खड़े रहे और महेंद्रगुप्त, वो कुछ नहीं बोला। बस पिता को प्रणाम किया, 4 लाल और कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने साथ लीं और भारी मन से राजमहल छोड़ दिया। राजमहल की ऊंची दीवारों से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर देखा। वही महल, वही झरोखे, लेकिन आज सब कुछ पराया लग रहा था। चलते चलते वो शहर से काफी दूर निकल आया। सूर्य ढलने लगा था, तभी उसे सड़क किनारे एक शांत सा साधु का आश्रम दिखाई दिया। मन में विचार आया, जब सब कुछ छूट ही गया है तो एक संत के दर्शन कर लेना ही अच्छा है। वो आश्रम में गया, साधु को दंडवत प्रणाम किया और एक और बैठ गया। साधु ने उसकी उदासी, कीमती वस्त्र और थके चेहरे को देखा। शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस वन की ओर कैसे आना हुआ? महेंद्रगुप्त की आंखें भर आईं। उसने अपना परिचय दिया और देश निकाले की पूरी कथा कह सुनाई। साधु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, वत्स, तुम निर्दोष हो या दोषी ये तो समय बताएगा, लेकिन परदेश की राह आसान नहीं होती। मैं तुम्हें 4 बातें बताता हूं, इन्हें जीवन में कभी मत भूलना। फिर साधु ने एक एक करके 4 अमूल्य सीखें दी, जो आगे चलकर महेंद्रगुप्त के जीवन की डोर बननी थीं। साधु को प्रणाम कर महेंद्रगुप्त परदेश की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आगे जंगल, मृत्यु, छल, प्रेम और विश्वास सब उसका इंतजार कर रहे हैं। साधु के आश्रम से निकलने के बाद महेंद्रगुप्त लगातार कई दिनों तक चलता रहा। कभी कच्चे रास्ते, कभी पथरीली जमीन, तो कभी घने पेड़ों से भरे जंगल। राजमहल का आराम अब स्मृति बन चुका था। रात को खुले आसमान के नीचे सोना और दिन में सूखी रोटियों से पेट भरना, यही अब उसका जीवन था। लेकिन साधु की कही बातें उसके मन में बार बार गूंजती रहतीं। खासतौर पर पहली बात, परदेश में एक से भले 2 होते हैं। एक दिन दोपहर के समय वो एक गहरे जंगल से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, केवल पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी उसकी नजर आसमान की ओर गई। उसने देखा एक चील अपने पंजों में किसी जीव को दबाए तेजी से उड़ रही थी। अचानक वो जीव चील के पंजों से छूटकर नीचे गिर पड़ा। महेंद्रगुप्त दौड़कर उस ओर पहुंचा। जमीन पर एक कछुए का छोटा सा बच्चा तड़प रहा था। उसके खोल पर चोट लगी थी और वो डर से सिमटा हुआ था। राजकुमार का हृदय दया से भर गया। वो बोला, बेचारा, यदि मैं इसे यहां छोड़ दूं तो कोई जानवर इसे खा जाएगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने कछुए को उठा लिया। मन में विचार आया, यदि मैं इसे साथ रख लूं तो एक जान तो बचेगी ही और साधु महाराज की पहली सीख भी पूरी होगी। उस दिन से महेंद्रगुप्त और वो कछुए का बच्चा साथ साथ यात्रा करने लगे। राजकुमार उससे बातें करता, अपने दुख सुनाता। कछुआ उसकी ओर देखता मानो सब समझ रहा हो। अकेलेपन का बोझ हल्का होने लगा। कुछ दिनों बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। पास ही एक बड़ा पेड़ था। थकान बहुत हो चुकी थी। महेंद्रगुप्त ने थोड़ा भोजन किया और कछुए से, पर उसे क्या पता था कि वही पेड़ मृत्यु का अड्डा है। उस पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उनका पुराना नियम था, जो भी मुसाफिर यहां सोता, सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। कुछ ही देर में सांप फन फैलाकर नीचे उतरा और सोते हुए महेंद्रगुप्त को डस लिया। राजकुमार के प्राण क्षण भर में निकल गए। कुछ समय बाद कछुए की नजर महेंद्रगुप्त पर पड़ी। वो हिला डुला नहीं। कछुआ घबरा गया। वो उसके सीने पर चढ़ गया और जैसे रोने लगा। तभी कौवा नीचे उतरा और आंखों की ओर झपटा। उसी क्षण कछुए ने पूरी ताकत से कौवे की गर्दन अपने मुंह में दबा ली।
कौवा तड़पने लगा, चीखने लगा। उसकी आवाज सुन सांप आ पहुंचा और कछुए की पीठ पर बार बार डंक मारने लगा। लेकिन कछुआ हर बार अपना सिर खोल में छुपा लेता। अंत में सांप बोला, मेरे मित्र को छोड़ दे, मैं तेरे मित्र को जीवित कर दूंगा। कछुए ने कहा, पहले मेरे मित्र को बचा। सांप ने डसे हुए स्थान से विष खींच लिया। थोड़ी ही देर में महेंद्रगुप्त की सांस चलने लगी। जब राजकुमार को होश आया और उसने सब जाना, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कछुए को उठाकर गले लगा लिया। मन में केवल एक ही बात थी, साधु महाराज की पहली सीख आज मेरी जान बन गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे जंगल में उससे कहीं बड़ा खतरा उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा परिवार जो मुसाफिरों की सांसों से खेलता था। कछुए की मित्रता और अपनी जान बचने के बाद महेंद्रगुप्त के भीतर एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। अब वो समझ चुका था कि परदेश केवल रास्तों की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि मनुष्य के संस्कार, धैर्य और विवेक की भी परीक्षा करता है। अगले कई दिनों तक वो और कछुआ साथ साथ चलते रहे। रास्ते में पहाड़ आए, सूखे नाले आए और घने जंगल भी। कई बार भोजन नहीं मिला, कई बार पानी की बूंदों के लिए तरसना पड़ा। लेकिन अब महेंद्रगुप्त अकेला नहीं था। कछुआ उसके साथ था, एक निस्वार्थ मित्र की तरह। एक दिन चलते चलते हवा में नमी बढ़ने लगी। दूर से लहरों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही समय में वे समुद्र के किनारे पहुंच गए। अनंत जलराशि को देखकर महेंद्रगुप्त कुछ देर स्तब्ध खड़ा रहा। ये वही संसार था जहां से आगे केवल अनजाना भविष्य था। तभी कछुए ने मानो भाव समझते हुए कहा, मित्र, यही मेरा देश है, यही मेरे माता पिता रहते हैं। उनसे बिछड़े बहुत दिन हो गए हैं। यदि तुम आज्ञा दो तो मैं उनसे मिलाऊं। महेंद्रगुप्त के मन में क्षण भर के लिए अकेले पड़ जाने का डर उठा, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जाओ मित्र, अपनों से मिलना तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे बिना भी मैं अब कमजोर नहीं हूं। कछुआ समुद्र की ओर बढ़ गया। जाते वो कई बार मुड़कर देखता रहा, मानो कहना चाहता हो, जरूरत पड़ी तो मैं लौट आऊंगा। रात होने लगी थी। महेंद्रगुप्त ने समुद्र से कुछ दूर जंगल के किनारे एक स्थान चुना और वहीं ठहर गया। उसे क्या पता था कि जिस जंगल में वो विश्राम कर रहा है, वही जंगल मौत और धोखे का घर है। उसी जंगल में थोड़ी ही दूरी पर एक कुख्यात ठग का परिवार रहता था। उस ठग के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटियां केवल रूप में सुंदर नहीं थीं, बल्कि चालाकी और छल में भी माहिर थीं। बड़ी बेटी को ज्योतिष विद्या का गहरा ज्ञान था। वो हवा में भी छिपे धन की गंध पहचान लेती थी। उस रात वो अचानक बेचैन हो उठी। उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और बोली, पिताजी, कई दिनों बाद आज जंगल में किसी पथिक के पास 4 लाल है। यदि वो हमारे हाथ लग जाए तो हमारा भाग्य बदल सकता है। ठग की आंखों में चमक आ गई। क्या वो अकेला है? उसने पूछा। हाँ, बेटी बोली, लेकिन उसे मारना नहीं, पहले लाल निकलवाना जरूरी है। ठग ने अपने बेटों को इशारा किया। चलो, देर मत करो। कुछ ही समय में वो महेंद्रगुप्त तक पहुंच गए। थका हुआ राजकुमार पेड़ के नीचे बैठा था। अचानक कई परछाइयां उसे घेरने लगीं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे पकड़ लिया गया। मैं कौन हूं जानते हो? उसने पूछा। ठग हंसा। इतना जानना काफी है कि आज से तू हमारा मेहमान है। उसे घसीटते हुए ठग के घर ले जाया गया और बड़ी बेटी के सामने खड़ा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही छोटी बेटी की नजर महेंद्रगुप्त पर पड़ी, उसका हृदय कांप उठा। राजसी मुख, शांत आंखें और सादा व्यवहार, वो पहली ही नजर में उसे दिल दी बैठी। डर के कारण वो कुछ बोल ना सकी, पर उसके मन में एक ही संकल्प जन्म ले चुका था, इस पथिक को मरने नहीं दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उधर बड़ी बेटी मुस्कुरा रही थी। उसके लिए ये सिर्फ एक और शिकार था। और महेंद्रगुप्त, वो अब तक नहीं जानता था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ठग के घर का वातावरण बाहर से भले ही साधारण लगता था, लेकिन भीतर ही भीतर वो मौत की प्रयोगशाला था। दीवारों पर अजीब निशान, कोनों में छिपे हथियार और लोगों की आंखों में अजीब सी चमक। महेंद्रगुप्त समझ चुका था कि वो किसी सामान्य परिवार के बीच नहीं है। ठग की बड़ी बेटी ने राजकुमार को ध्यान से देखा। मन ही मन बोली, राजसी चेहरा है, अवश्य ही इसके पास बहुमूल्य लाल होंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पथिक, तुम थके हुए लगते हो, पहले भोजन कर लो, फिर विश्राम करना। रसोई में जाते ही उसने चुपचाप खाने में भयानक जहर मिला दिया। ऐसा जहर जिससे शरीर कुछ ही पलों में ठंडा पड़ जाए। फिर वो थाली सजाकर स्वयं महेंद्रगुप्त के सामने ले आई। राजकुमार भूख से बेहाल था। कई दिनों से ढंग का भोजन नहीं मिला था।
जैसे ही उसने निवाला तोड़ा, अचानक उसके कानों में साधु की आवाज गूंज उठी। परदेश में दूसरे के हाथ का बना भोजन मत खाना। यदि खाना पड़े तो पहले किसी जानवर को खिला देना। महेंद्रगुप्त के हाथ थम गए। उसने सहज भाव से थाली से थोड़ा सा भोजन निकाला और पास बैठे कुत्ते के सामने डाल दिया। कुत्ता जैसे ही भोजन खाकर 2 कदम चला, वह वहीं गिर पड़ा और तड़प कर मर गया। वहां कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। महेंद्रगुप्त ने थाली एक ओर रख दी। शांत स्वर में बोला, मुझे भूख नहीं है। ठग की बड़ी बेटी के भीतर ज्वालामुखी फूट पड़ा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। मन ही मन बोली, अच्छा, बहुत चालाक है। उसने अगली चाल चली। ऊपर के कमरे में तुम्हारे लिए आरामदायक पलंग तैयार है, कई दिनों की थकान उतार लो। राजकुमार कमरे में पहुंचा। साफ सुथरी चादर, मुलायम गद्दा, सब कुछ देखकर उसे क्षण भर को चैन मिला। वह बैठने ही वाला था कि फिर साधु की तीसरी सीख याद आ गई। परदेश में किसी की बिछाई चारपाई पर बिना झाड़े मत सोना। उसने चादर झाड़ी। अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पलंग कच्चे सूत से बना था और नीचे था आग का कुआं, धधकते अंगारे, उठती लपटें। महेंद्रगुप्त का कलेजा कांप उठा। यदि वो एक पल भी बिना सोचे बैठ जाता तो अब तक राख बन चुका होता। उसने पीछे हटकर पास पड़ी टूटी हुई चारपाई पर जगह बना ली। अब उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। ठग की छोटी बेटी अंदर आई। धीमी आवाज में बोली, आज की रात बहुत भारी है। मेरी बड़ी बहन तुम्हें मारने पर तुली है। जैसे भी हो आज की रात बच जाओ, कल मेरी बारी होगी। इतना कहकर वो चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। बड़ी बेटी हाथ में कटार लिए खड़ी थी। पथिक, वो गर्जी, अब नाटक बंद करो। अपने चारों लाल मुझे दे दो, वरना यही कटार तुम्हारे सीने में उतरेगी। महेंद्रगुप्त का दिल तेजी से धड़कने लगा। मौत बिल्कुल सामने थी, लेकिन तभी उसे याद आई साधु की चौथी और अंतिम सीख, शत्रुओं के फंदे में फंस जाओ, तुम नरमी और बुद्धि से काम लो। उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे मारोगी तो वैसा ही पछताओगी जैसे एक बंजारा अपने कुत्ते को मारकर बचताया था। ठग की बेटी चौंक गई। कौन बंजारा? कौन सा कुत्ता? और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो मौत को भी कुछ देर के लिए रोकने वाली थी। ठग की बड़ी बेटी ने कटार कसकर पकड़ रखी थी। उसकी आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। बकवास बंद करो, वो चीखी। सीधे अपने लाल दे दो। महेंद्रगुप्त जानता था कि एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो प्राण चले जाएंगे। उसने शांत स्वर में कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर चाहे तो मार देना, लेकिन मेरी बात सच निकली तो पछतावा तुम्हें जीवन भर जलेगा। कुछ पल की चुप्पी के बाद ठग की बेटी बोली, ठीक है बोलो, लेकिन याद रखना सूरज उगने से पहले फैसला हो जाएगा। महेंद्रगुप्त ने कथा शुरू की। एक समय की बात है, एक बंजारा था जिसके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, उसका कुत्ता। वो कुत्ता सिर्फ जानवर नहीं, उसका परिवार था। समझदार इतना कि इशारों में सब समझ लेता था। एक दिन उस इलाके में भयानक महामारी फैली। बंजारे का पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया। उसकी जमा पूंजी इलाज में खत्म हो गई। आखिर मजबूरी में वो अपने कुत्ते को लेकर एक साहूकार के पास पहुंचा। ठग की बेटी ध्यान से सुनने लगी। बंजारे ने कहा, मुझे 10,000 दे दो, मैं अपना कुत्ता गिरवी रख देता हूं। साहूकार ने पहले मना किया, फिर कुत्ते की समझदारी देखकर उसे 1 लाख दे दिए। रात बीती। उसी रात साहूकार के घर डाकू घुस आए। कुत्ता सब देख रहा था। महेंद्रगुप्त बोला, वो भौंका नहीं, क्योंकि जानता था शोर मचाया तो सब मारे जाएंगे। डाकू भारी धन लूटकर भागे, लेकिन बोझ ज्यादा होने के कारण उन्होंने धन को एक तालाब में छिपा दिया। कुत्ता चुपचाप उनके पीछे गया, सब देखा और फिर वापस आ गया। सुबह साहूकार ने घर लुटा पाया। रोता चिल्लाता बोला, कुत्ता नमक हराम निकला। तभी कुत्ता उसकी धोती खींचने लगा। एक समझदार आदमी बोला, सेठ इसकी बात सुनो। सब लोग कुत्ते के पीछे गए। तालाब पहुंचे। कुत्ता पानी में कूदा और अशर्फियों से भरी थैली बाहर ले आया। घर में खुशी छा गई। साहूकार ने उसी समय कागज लिखकर बंजारे को कुत्ता लौटाने का फैसला किया। महेंद्रगुप्त बोला, और धन्यवाद की चिट्ठी कुत्ते के गले में बांध दी।
कई दिन बाद कुत्ता बंजारे के पास पहुंचा, लेकिन बंजारा क्रोध में अंधा हो चुका था। महेंद्रगुप्त की आवाज भारी हो गई। उसने कुत्ते को देखते ही गोली मार दी। कुछ देर बाद उसने चिट्ठी पढ़ी और तब समझ आया कि उसने अपने सबसे वफादार मित्र को मार डाला है। महेंद्रगुप्त चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा था। फिर उसने धीरे से कहा, जैसे उस बंजारे ने बिना समझे अपने मित्र को मार डाला, वैसे ही तुम भी मुझे मारोगी और बाद में पछताओगी। ठग की बेटी की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में पहली बार संशय उभरा। पर यह सब सुनाने से तुझे क्या मिलेगा? उसने पूछा। महेंद्रगुप्त बोला, सिर्फ एक रात की जिंदगी। इतनी देर में सवेरा होने लगा। ठग की बेटी ने कटार नीचे रख दी और बोली, आज तो तू बच गया, लेकिन अगली रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वो तुझ पर दया नहीं करेगी। ये कहकर वो चली गई। महेंद्रगुप्त जानता था असली खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इस घर में एक ऐसा दिल धड़क रहा था जो उसे मारना नहीं बल्कि बचाना चाहता था। सूरज की पहली किरण जैसे ही ठग के घर की दीवारों पर पड़ी, महेंद्रगुप्त ने राहत की सांस ली। पिछली रात उसने मौत को बहुत करीब से देखा था। अब वो समझ चुका था कि इस घर में हर सांस उधार की है। सुबह होते ही ठग की छोटी बेटी चुपके से उसके पास आई। उसके चेहरे पर डर भी था और अजीब सा सुकून भी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम अब तक जीवित हो, इसका मतलब भगवान भी तुम्हारे साथ है। महेंद्रगुप्त ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? राहगीरों की जान लेकर क्या मिलता है? लड़की की आंखें झुक गई। ये हमारा खानदानी पेशा है, वो बोली। पिता और भाई मुसाफिरों को पकड़ते हैं और हम बहनें उन्हें अपने जाल में फंसाकर माल निकलवाती हैं। उसके बाद उसकी आवाज कांप गई। उसके बाद कोई सुबह नहीं देखता। कुछ पल चुप्पी रही। फिर लड़की ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा मन नहीं माना। पहली नजर में ही मुझे लगा तुम उन जैसे नहीं हो। महेंद्रगुप्त ने उसकी आंखों में देखा। वहां छल नहीं था, सिर्फ सच्चाई और डर। वो बोला, तुम नेक दिल हो। यदि मैं जीवित रहा तो ये सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा। लड़की के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। आज रात मेरी बारी है, उसने कहा, और मैं कसम खाती हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर उसने धीरे से पूछा, सच बताओ, वे 4 लाल कहाँ हैं? महेंद्रगुप्त ने शांत भाव से कहा, मेरी जांघ में। लड़की चौंक गई, फिर बोली, मुझे लाल नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ये सुनकर महेंद्रगुप्त का हृदय भर आया। वो बोला, अगर तुम्हारे पिता और भाई जान गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, इसीलिए हमें आज ही भागना होगा। उसने सारी योजना समझाई। मेरे पिता के पास 2 ऊँटनियां हैं, वो बोली। एक दिन में 60 कोस चलती है, दूसरी 100 कोस। तुम रात को बड़ी वाली ऊँटनी खो लाना, मैं तब तक कुछ धन बांध लूंगी। रात का इंतजार शुरू हो गया। अंधेरा घना हुआ, सब सो गए। महेंद्रगुप्त दबे पांव तबेले पहुंचा। हड़बड़ी में उसने ऊँटनी खोल ली, पर अंधेरे में पहचान न सका वो छोटी ऊँटनी थी। दोनों उस पर सवार होकर निकल पड़े। कई घंटे चले। सुबह होने लगी। अचानक ऊँटनी जंगल के बीच रुक गई। लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। अनर्थ हो गया। ये छोटी ऊँटनी है, अब पिता हमें पकड़ लेंगे। उधर सुबह ठग ने जब तबेले में देखा तो सब समझ गया। गुस्से में वो बड़ी ऊँटनी पर चढ़ा और पीछा करने निकल पड़ा। कुछ ही समय में वो उन्हें दिख गया। महेंद्रगुप्त का कलेजा कांप उठा। अब क्या होगा? लड़की ने तुरंत उपाय सोचा। तुम उस पेड़ पर चढ़ जाओ, मेरे पिता तुम्हें पकड़ने आएंगे। जैसे ही वो ऊँटनी से उतरेंगे मैं उसी पर चढ़ जाऊंगी। महेंद्रगुप्त पेड़ पर चढ़ गया। ठग पहुंचा। बेटी ने रोते हुए कहा, पिताजी, इस दुष्ट ने मुझे बहकाकर भगा लिया। ठग क्रोध में अंधा हो गया। वो ऊँटनी से उतरा और पेड़ पर चढ़ने लगा। यही वो क्षण था जब भाग्य ने करवट ली। जैसे ही ठग क्रोध में ऊँटनी से उतरा और पेड़ पर चढ़ने लगा, ठग की बेटी ने एक पल भी गंवाए बिना अवसर पहचान लिया। वर्षों से छल और धोखे के बीच पली बढ़ी थी वो, लेकिन आज वही बुद्धि जीवन बचाने का हथियार बनने जा रही थी। उसने फुर्ती से ऊँटनी की लगाम पकड़ी और उस पर चढ़ गई। आहट हुई। अरे, तू क्या कर रही है? वह गरजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटी ने ऊँटनी को जोर से एड़ लगाई और उसे सीधे उस डाल के नीचे ले आई जहां महेंद्रगुप्त छिपा बैठा था। अब उसने फुसफुसाकर कहा। महेंद्रगुप्त ने बिना एक पल गवाए छलांग लगाई और ऊँटनी पर सवार हो गया। जैसे ही उसका भार पड़ा, ठग की बेटी ने ऊँटनी को पूरी ताकत से दौड़ा दिया। ठग हक्का बक्का देखता रह गया। पेड़ से उतरने तक ऊँटनी बहुत दूर निकल चुकी थी। वह चीखा, चिल्लाया, गालियां दी, लेकिन अब कुछ भी संभव नहीं था। कुछ दूर जाकर महेंद्रगुप्त ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल की धुंध में ठग की आकृति छोटी होती जा रही थी, जैसे उसका डर, उसका अतीत सब पीछे छूट रहा हो।
कई कोस चलने के बाद वे एक सुरक्षित स्थान पर रुके। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। ठग की बेटी की आंखों से आंसू बह निकले। आज मैंने अपने पिता को धोखा दिया, वह बोली। लेकिन पहली बार लगा कि मैंने पाप नहीं किया। महेंद्रगुप्त ने उसका हाथ थाम लिया। तुमने किसी की जान नहीं ली, यही सबसे बड़ा धर्म है। दिन रात सफर करते हुए वे कई दिनों बाद एक बड़े नगर पहुंचे। वहां किसी को उनके अतीत का पता नहीं था। महेंद्रगुप्त ने एक साधारण जीवन शुरू किया। ठग की बेटी ने भी अपने पुराने कर्मों को त्याग दिया। वह पहली बार डर के बिना सोई। कभी कभी समुद्र की ओर देखते हुए महेंद्रगुप्त को कछुए की याद आती। वह सोचता, काश वह मित्र आज यहां होता। लेकिन जीवन अभी अधूरा था। एक अंतिम अध्याय बाकी था, राज्य, पिता और वह निर्णय जिसने सब कुछ बदला था। समय किसी के लिए नहीं रुकता। महेंद्रगुप्त और वह युवती जो कभी ठग की बेटी थी, अब एक नए नगर में नया जीवन जी रहे थे। बीते दिनों का खून, छल और भय अब स्मृतियों में बदल चुका था। महेंद्रगुप्त मेहनत से जीवन यापन करता और युवती सेवा, करुणा और सादगी में सुख खोजने लगी। कई वर्ष बीत गए। एक दिन नगर में घोषणा हुई, राजा चंद्रगुप्त द्वारा दिए गए देश निकाले की अवधि समाप्त हो चुकी है। राजकुमार महेंद्रगुप्त यदि जीवित हो तो राज्य लौट सकते हैं। ये समाचार सुनकर महेंद्रगुप्त देर तक मौन रहा। मन में पिता की छवि उभरी, कठोर भी, लेकिन फिर भी पिता। उसने अपनी संगिनी से कहा, अब समय आ गया है, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चलो। युवती ने बिना हिचक कहा, जहां तुम हो वही मेरा संसार है। वे दोनों राज्य लौटे। राजमहल के द्वार पर वही पहरेदार खड़े थे, लेकिन अब उनकी दृष्टि में सम्मान था। राजा चंद्रगुप्त वृद्ध हो चुके थे। जब उन्होंने अपने पुत्र को सामने खड़ा देखा तो आंखें भर आईं। सच्चाई सामने आई, झूठे दोष सिद्ध हुए। राजा ने कांपते स्वर में कहा, पुत्र, मैंने क्रोध में आकर बहुत बड़ा अन्याय किया। महेंद्रगुप्त ने पिता के चरणों में झुककर कहा, पिता, यदि वो अन्याय ना होता तो मैं जीवन का सत्य न जान पाता। राजसभा में उसने अपनी पत्नी का परिचय दिया। राजा ने जब उसके आचरण, धैर्य और परिवर्तन को देखा तो कहा, ये नारी पाप से नहीं, प्रायश्चित से जन्मी है। राजकीय विधि से दोनों का विवाह हुआ। प्रजा ने उन्हें खुले हृदय से स्वीकार किया। कुछ समय बाद महेंद्रगुप्त ने राज्य की बागडोर संभाली। वो राजा बना, लेकिन पहले जैसा नहीं। अब वो जानता था, अकेला कभी बलवान नहीं होता। विवेक जीवन बचाता है, प्रेम अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है, और विश्वास सबसे बड़ा धन है। एक दिन समुद्र किनारे चलते समय उसने दूर पानी में हलचल देखी। एक कछुआ सतह पर आया, कुछ पल देखा और फिर जल में समा गया। महेंद्रगुप्त मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, कुछ ऋण शब्दों में नहीं चुकाए जाते। निष्कर्ष, महेंद्रगुप्त और ठग की बेटी की ये कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि, धैर्य और प्रेम यदि साथ हों तो भाग्य भी झुक जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए। कोदंगल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।